तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने सारी थ्योरी देख लिया, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले मैं दो फॉर्मूला और बता देता हूं जो इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कहीं पर आप लिख लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है हमारे पास n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। एक फार्मूला तो हम ये यूज़ करेंगे इन न्यूमेरिकल्स में कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, n क्या है यहाँ पे फैक्टर, जो n फैक्टर क्या है जिससे हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लाते हैं, n फैक्टर अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला, यानी इम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। और दूसरा है, अगर हमें n फैक्टर निकालना हो तो n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास, अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। ये दो फार्मूला की हेल्प से हम अब सारे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, और n जो निकाला जाता है वो निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम ये तीन न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, हम इन तीनों न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इनको फिलहाल रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पहले हम न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं। और चलिए, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन न्यूमेरिकल्स को जब बच्चों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होता है, हमें न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है। अब परसेंटेज कंपोजिशन देखिए, किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है और वो कंपाउंड देखिए, कोई भी चीज़ मैथमेटिकली अपने आप में 100% होती है। अगर वो अपने आप में 100% होती है तो उसकी परसेंटेज भी हमें कितनी मिलनी चाहिए, 100%। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले जो परसेंटेज कंपोजिशन हमें दिया होता है, हम उन सारी परसेंटेज कंपोजिशन का सम करते हैं, सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन का सम करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो इक्वल टू 100% है या नहीं है। अगर वो 100% है तो वेल एंड गुड, हम कुछ नहीं, हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो 100% नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100% करते हैं। वो कैसे, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी क्या कह रहा है वो, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन कीजिए। चलिए मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, थोड़ा ऊपर से शायद दिख ना रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमसे पूछ रहा है, MF लिख दिया, फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे पूछा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे वो कहता है ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का कोई ऑक्साइड है, आयरन ये है और ऑक्सीजन ये है। अब यहाँ X है और यहाँ Y है, यानी ये वो ऑक्साइड है। अब ये X और Y क्या है, एक्चुअल में यही पता करना है हमें। तो वो कह रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन आयरन ऑफ ऑक्साइड इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन, यानी आयरन की परसेंटेज, मास परसेंटेज कितनी दी है हमें, आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9%, यानी आयरन दिया है उसने हमें 69.9% और ऑक्सीजन हमें मिला है 30%। और हमसे कहता है रेस्पेक्टिवली गिवन दैट द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना, 60 ग्राम, 159.9 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है। ये न्यूमेरिकल है। तो वो कह रहा है कि एक कंपाउंड है जो आयरन का ऑक्साइड है, वो आयरन का ऑक्साइड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये बता दीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दीजिए कब, जब इस कंपाउंड के अंदर आयरन की परसेंटेज 69.9% हो और ऑक्सीजन की परसेंटेज 30% हो। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 159.9 आपको दिया हो तब। चलिए, ये सारा डाटा हमें दिया है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे पहले परसेंटेज का ऑलमोस्ट आप क्या कीजिए, सम कीजिए और देखिए वो 100% है या नहीं है। तो अगर मैं 69.9 को और 30 को ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है 99.9, यानी 99.9 का मतलब 100% है। तो हमें कुछ नहीं करना है। चलिए, यानी सबसे पहले हमने ये चेक करा कि वो 100% है या नहीं है। चलिए, अगर ये 100% ना होता वो भी मैं यही बता देता हूँ। सपोज करते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें 30 ना देके, या चलिए अगले न्यूमेरिकल में बताऊंगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अगले न्यूमेरिकल में बताऊंगा ये बात। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। हम बहुत सिंपल पैटर्न से करेंगे और सबसे सिंपल पैटर्न होता है यहाँ पर चार्ट बनाकर न्यूमेरिकल्स को करना। तो अब चार्ट क्या होता है, पहले बस आपको चार्ट कैसे बनाना है वो समझिए। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं चार्ट बनाने के लिए एलिमेंट, पहला कॉलम होता है एलिमेंट का,
उसके बाद हम कॉलम बनाते हैं परसेंटेज, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं मोलर मास, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट कॉलम होता है हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, और लास्ट कॉलम होता है हमारे पास होल नंबर, होल नंबर। तो ये हम पहले 5 कॉलम बना लेते हैं और इन 5 कॉलम बनाने के बाद बड़ा इजीली हम सारा वर्क बड़े आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है। और इन 5 कॉलम में से जनरली ये 3 कॉलम का डाटा हमें गिवन है। कैसे? एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पर आयरन मैंने लिख दिया, आयरन है तो ये तो गिवन है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। परसेंटेज, आयरन की परसेंटेज एरी 69.9%, ऑक्सीजन की परसेंटेज 30%। क्लियर है? ये तो कुछ है ही नहीं, डाटा में गिवन है। मॉलिक्यूलर मास, आयरन का मॉलिक्यूलर मास हमें याद होना चाहिए। आयरन का मॉलिक्यूलर मास 55.8 समथिंग होता है, तो हम इसको 56 मान लेंगे अप्रॉक्स में, ठीक है, 56। और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है तो आपको पता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये 3 कॉलम तो ऑलरेडी हमें पता है। अब बारी आती है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे निकाले जाते हैं? तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो परसेंटेज मिली है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। हमें परसेंटेज, आयरन की परसेंटेज कितनी मिली है? 69.9, और आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 56, तो कर दिया हमने डिवाइड। इसी तरीके से ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी मिली है? 30, और 30 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास? 16। तो इन शॉर्ट क्या होता है, मैं इधर हो जाता हूँ, कि इन शॉर्ट क्या होता है कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बारी आती है इसको इससे डिवाइड करने की, यानी अब हम इस डिजिट को जनरली बेसिक तरीके से डिवाइड कर दें। तो अगर हम इस डिजिट को बेसिक तरीके से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या डिजिट आएगी? चलिए करते हैं डिवाइड। 69.9 को अगर आप 56 से डिवाइड करते हो तो 56 बन जा 56, और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ठीक है। पॉइंट यहाँ आएगा तो आपका 9 हो गया, और 56 2 जा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 1 1 12, ठीक है। ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 2, ठीक है। 27 पॉइंट लगा हुआ है, ये 2 टाइम्स गया, 0 उतारा, 56 ऑलमोस्ट 5 टाइम कर लो आप इसको। तो ये कितनी बार चला गया? 1.25। और अगर आप इसको 30 को 16 से डिवाइड करते हो तो 16 1 जा 16, 14 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 उतारोगे, और 16 8 जा जब आप करोगे, 8 6 जा 8 5 जा 40, और 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 128, यानी ये आएगा 1.88। तो आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.88। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या होता है, अब सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं जो ये दोनों डिजिट आई हैं डिवाइड करने के बाद, इनमें से जो छोटी डिजिट होती है उससे सबको डिवाइड कर दो। अब इन दोनों में छोटी डिजिट कौन सी है? ये वाली। तो इस डिजिट को इस डिजिट से इसी को डिवाइड कर दो, और इसी डिजिट से इसको भी डिवाइड कर दो। तो क्या हुआ? छोटी, इन दोनों में स्मॉल डिजिट है 1.25, तो 1.25 से दोनों डिजिट्स को हमने डिवाइड कर दिया, 1.25 को भी और 1.88 अपॉन 1.25 को, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये हो गया, ये तो सीधा सीधा चला गया 1 टाइम्स। लेकिन जब आप यहाँ पर 1.88 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट से पॉइंट तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप 188 को 125 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 जा 1, और ये हो गया 3, और ये हो गया 6, ये पॉइंट लगाओगे वापस और आएगा 0 1 2 5, ठीक है। 1 2 5 5 जा हो जाएगा आपका 625। तो आगे ना करके हम क्या आएगा? ये 1.5 के आसपास आएगा। अब क्या हुआ कि हमें तो यहाँ क्या चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मीन्स एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए। अब अगर हमें एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो हमें इसे एग्जैक्ट नंबर बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए हम इसको किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे कर दें? और मिनिमम छोटी से छोटी डिजिट से मल्टीप्लाई करें ताकि ये होल नंबर बन जाए। तो सबसे छोटी डिजिट क्या होगी यहाँ पर? 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1.5। 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3, बन गया होल नंबर। अगर मैंने इसको होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इसको, इस डिजिट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 और हो गया ये 3,
ठीक है, तो हमारे पास होल नंबर भी आ गए, हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या होता है। हम पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर परसेंटेज, फिर मोलर मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशो, होल नंबर। एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन हमें गिवन था, हमने लिख दिया। ऑक्सीजन हमें गिवन था, हमने यहाँ लिख दिया। परसेंटेज आयरन की ये थी, हमने ये लिख दी। ऑक्सीजन की ये थी, ये लिख दी। मोलर मास आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हमें पता होता है, हमने लिख दिया। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड कर दो, इसकी परसेंटेज को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, इसकी परसेंटेज को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। जब दोनों की परसेंटेज आपने डिवाइड करी तो 1.25 और यहाँ आया 1.88। अब सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलता है? तो सिंपलेस्ट रेशो निकलता है कि जो परसेंटेज डिवाइड करके आई है, जो डिजिट डिवाइड करके आई है, उसमें छोटी डिजिट से सबको डिवाइड कर दो। इसको भी उसी, ये छोटी है इन दोनों में, तो इस डिजिट को इस छोटी इसी से डिवाइड कर दो और इस डिजिट को भी इससे डिवाइड कर दो। हमने ये करा, ये तो डायरेक्ट 1 चला गया और ये क्या हुआ 1.5 आ गया। और हमें होल नंबर चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करा, इसे होल नंबर बनाने के लिए एक छोटी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दी। 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 3, और इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसमें करा है तो यहाँ भी करा है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 होल नंबर हमारा क्या है 2, और यहाँ होल नंबर आया 3। अब क्या होता है, अब हम निकालते हैं यहाँ से इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है? तो इम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए जो होल नंबर आया है, इस Fe की इस होल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। जब Fe की होल नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा Fe2 हो गया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन की इसके होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया O3। तो ये क्या आ गया? ये आ गया इम्पेरिकल फॉर्मूला। इस तरीके से इम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब हमें काम करना है आगे किसके लिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। उसके लिए काम करने से पहले मैं इम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लेता हूँ। इम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी हम यहीं पर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें नीड पड़ेगी। जो हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला आया उसका मास कितना होगा, तो इसका मास निकालें तो आयरन का कितना होता है 56 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। तो ये कितना हो जाएगा? 56 × 2 से हो जाएगा ये आपका 112 और ये हो जाएगा आपका 48, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया? 160 ग्राम। ठीक, 160 ग्राम आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। यहाँ तक क्लियर होता है। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें मिल गया, अब हमें करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने अभी जब थ्योरी पढ़ाई थी तो हमें क्या था कि अगर हम इम्पेरिकल फॉर्मूला में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए n फैक्टर। तो n फैक्टर निकालने के लिए मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है, n फैक्टर इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलिकुलर मास हमें गिवन है, कहाँ गिवन है? तो न्यूमेरिकल में हमें गिवन था, ये रहा 159.9। तो मोलिकुलर मास तो हमने लिख दिया 159.9। ठीक है, और मोलिकुलर फॉर्मूला मास, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है हमारा? 160। तो आप खुद बताइए 159.9 को क्या मैं 160 नहीं लिख सकता? तो हम इसको अगर 160 लिख दें तो क्या हुआ, 160 से 160 कैंसिल आउट होगा और हमारा n फैक्टर कितना आ गया? 1। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या फार्मूला होता है? n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, अभी बताया था मैंने। और इस बार बाय चांस हमारा n कितना आया? 1, तो n की जगह तो रख दिया मैंने 1, और इम्पेरिकल फार्मूला क्या आया था हमारा? Fe2O3, तो मैंने रख दिया यहाँ पर Fe2O3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Fe2O3 ही आएगा। मीन्स इस बार मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और इम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। क्यों? तो हमारा n फैक्टर 1 आया है। ठीक है, हर केस में 1 नहीं आता, किसी में 1 भी आता है, किसी में 2 भी आता है, किसी में, सपोज करते हैं कि हमारा ये n फैक्टर 2 आता, तो हम n की जगह क्या रखते? 2, और इस 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई होती तो ये क्या हो जाता है? Fe4O6। तो तब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता? Fe4O6। लेकिन इस बार 1 आया है तो हमने 1 की मल्टीप्लाई करी तो कोई इफेक्ट नहीं आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और इम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको रब करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए आप इसको एक बार। चलिए, होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं और सब इस सारे डाटा को हम दोबारा मिटा देते हैं। चलिए, हम लोगों ने इस सारे डाटा को दोबारा हटा दिया
और अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमसे कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की परसेंटेज 40% है, यानी कार्बन कितना मिला है हमें 40%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना मिला है हमें, हाइड्रोजन मिला है 6.67%, ठीक है। इफ़ द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिकुलर मास कंपाउंड का जो वो कंपाउंड है उसका मॉलिकुलर मास कितना है 60 ग्राम, 60 दिया है। तो वो कह रहा है फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए जी बताएंगे अभी। और क्या पूछा जा रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। दूसरा हमें मॉलिकुलर फार्मूला भी बता दीजिए। चलिए दोनों चीज़ें हमसे पूछी हैं, ठीक है। ये डाटा गिवन है। अब बच्चों मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब इन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन अगर 100% है तो हम चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर परसेंटेज कंपोजिशन 100% नहीं है तो पहले हम उसको 100% करेंगे। कैसे, तो देखते हैं। कार्बन हमारे पास इस बार कितना है 40%, 40, और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 6.67%। दोनों का सम करता हूँ तो दोनों का सम करने पर 7, 6, 6, 46, तो 100% तो नहीं हो रहा। इसका मतलब 100%, कोई भी कंपाउंड 100% होता है तो हमें इसे 100% करना है। तो कैसे करें, तो जो परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हमें दी होती है उस टोटल परसेंटेज को किस में से माइनस कर दो आप, 100 में से। जब आप 100 में से इस 46.67 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, जरा करिए। 100 में से जब आप 46.67 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। यहाँ भी 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना हो गया था 9, 9 में से 4 गया 5, तो ये हो गया 53.33, 53.33, यानी इतनी परसेंटेज कमी है। इतनी कमी है किसकी, 100% होने में। तो ये जो कमी है 100% होने में 53.33, ये हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या होगा, ये इस कंपाउंड में, यानी ये जो कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन से ही नहीं, एक एलिमेंट और होगा इसके अंदर, और वो कौन सा होगा, तो वो हमेशा हमेशा ऑक्सीजन मानकर चलना है। हमें क्या मानकर चलना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 53.33, क्लियर होता है। मीन्स हमें जो भी परसेंटेज दी है पहले आप उसका सम कीजिए, अगर वो 100% हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप अपना चार्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर वो 100% नहीं होती है तो पहले आप उसको 100% कीजिए। कैसे, आपको जो परसेंटेज दी है उसका सम कर दीजिए और उस सम को आप 100 में से घटा दीजिए। तो जो भी कमी आएगी, जितनी भी परसेंटेज की कमी आएगी वो किसकी परसेंटेज कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन की, और फिर वो 100% हो जाएगा। ये अब सारा डाटा 100% हो चुका है, अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बेसिक वही है हमारा कि सबसे पहले चार्ट फॉर्मेशन। तो चार्ट फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट, अब तो याद हो गया होगा आपको, एलिमेंट, एलिमेंट के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, बोलते जाइए आप साथ साथ मेरे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आपको याद हो जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद आपका आएगा होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, होल नंबर। चलिए तो ये हो गया आपका चार्ट। अब जल्दी जल्दी से एलिमेंट कौन कौन से मिले हैं हमें, कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, रख दिया। परसेंटेज कितनी है, कार्बन की 40%, हाइड्रोजन की 6.67%, ऑक्सीजन की 53.33%। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 16 होता है। क्लियर हो जाता है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें तो हमें गिवन है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास, यानी ये परसेंटेज, इसकी परसेंटेज इससे डिवाइड कर दो मास से, इसकी परसेंटेज इसके मास से डिवाइड कर दो। तो 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.67 डिवाइडेड बाय 1, और 53.33 डिवाइडेड बाय 16। अब 40 डिवाइडेड बाय जब आप 12 करोगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 12, 3 जा 36, और 4 बचेगा, पॉइंट उतारोगे 0 आएगी, ठीक है। फिर दोबारा आप करोगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 12, 3 जा, फिर दोबारा 12 3 जा 36, और ये आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है 3.33। जब आप 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 6.67, और जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये भी आएगा 3.33, ठीक है। अब
क्या था, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलता है, इस ही डिजिट को इनमें से जो छोटी डिजिट है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो ये दोनों सिमिलर हैं, यही छोटी हैं, तो इससे सबको डिवाइड कर दो। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 और 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। तो ये सीधा सीधा 1 टाइम्स, ये पूरा पूरा 2 टाइम्स और ये पूरा पूरा 1 टाइम्स। इस बार हमें डेसिमल में डिजिट नहीं मिली है, और जब हमें डेसिमल में डिजिट नहीं मिली है तो हमें होल नंबर मिल गए एज इट इज़। आप यहाँ उतार दीजिए 1 2 1, 1 to 1 हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करते हैं, हम इंपेरिकल फार्मूला बनाते हैं। तो जब हम इंपेरिकल फार्मूला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई इसके होल नंबर से, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके होल नंबर से और इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके होल नंबर से कर देते हैं। तो कार्बन की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, हाइड्रोजन की 2 में करोगे तो ये हो गया H2, और ऑक्सीजन की 1 में करोगे तो O, CH2O। ये क्या आया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ गया तो हम क्या करें, इसका मास भी निकाल लें। तो हम इंपेरिकल फार्मूला मास भी निकाल लेते हैं। इंपेरिकल फार्मूला मास अगर हम देखें तो कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16, तो 12 + 2 + 16, ठीक है, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, यानी ऑल ओवर कितना आ गया 30। तो इंपेरिकल फार्मूला मास हमारे पास, इंपेरिकल फार्मूला मास EFM लिख दिया मैंने, कितना आया 30 ग्राम। ठीक, ये आ गया। अब जब हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाता है तो हम किसके लिए काम करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे निकलता है, N = मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास आपको कितना गिवन है, तो इस बार मोलर मास आपको गिवन था 60, रख दिया हमने 60। इंपेरिकल फार्मूला मास हमारा कितना आया 30, हमने रख दिया 30। दोनों को डिवाइड किया तो हमारा n कितना आया 2। तो हमारा, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला = n × इंपेरिकल फार्मूला। तो n इस बार हमारा 2 आया है तो हमने यहाँ रख दिया। इंपेरिकल फार्मूला कितना आया हमारे पास, CH2O। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, C2H4O2। दिस इज द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। देख लीजिए आप इसको एक बार, और उसके बाद फिर ये जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है इसको हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए आप एक बार। चलिए, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है। डिफरेंट मीन्स उसमें थोड़ा STP NTP का कंसेप्ट भी हमें दिया है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सिंपल न्यूमेरिकल तो ये आता है, और हार्डेस्ट न्यूमेरिकल अगर आपके एकेडमिक लेवल पर आता है तो वो कौन सा होता है, ये थर्ड वाला। ये आपकी NCERT से ही है। चलिए देखते हैं क्या है। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक कोई गैस है, हमें नहीं पता कौन सी है, वो वेल्डिंग में यूज होती है, और ये किससे मिलकर बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो हम कह रहे हैं कार्बन के मॉलिक्यूल सपोज करो X होंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल Y होंगे। सपोज कर रहे हैं ये कोई गैस है, ठीक है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं हम, तो बर्न करने पर इट गिव्स CO2 इतने ग्राम, H2O इतने ग्राम। तो ये क्या देती है, ये CO2 देती है, X CO2 देती है और Y2 H2O देती है। अगर मैं इसे बैलेंस करूंगा तो ये आएगा, इतने H2O देती है, ठीक है, इतने CO2 और H2O देती है। एंड नो अदर प्रोडक्ट, कोई और नहीं मिलता। यानी ये जो गैस बनी है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, और उसे जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, कार्बन डाई कितना प्रोड्यूस करती है, तो CO2 प्रोड्यूस करती है वो 3.38 ग्राम, और H2O प्रोड्यूस करती है वो 0.690 ग्राम, ठीक है। आगे वो कहता है तो बता दीजिए क्या, इसका इंपेरिकल फार्मूला बता दीजिए। चलिए भाई, इंपेरिकल फार्मूला। दूसरा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दीजिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा, मॉलिक्यूलर मास भी बता दीजिए, मोलर मास भी बता दीजिए। और उसने एक कंडीशन दी है, अब वॉल्यूम ऑफ STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वेल्डिंग गैस का वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है हमें 11.6 ग्राम,
ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। अब आप खुद देखिए, सब कुछ डिफरेंट है, पिछले न्यूमेरिकल के जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सीधी सीधी सी हमें परसेंटेज दी थी और यहाँ हमें कहीं भी परसेंटेज नहीं दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटो हमारा क्या होगा कि अगर हमें किसी तरीके से परसेंटेज बना लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर तो हम चार्ट से कर लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज जब तक नहीं देगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट मोटो है कि हमें परसेंटेज बनानी है। अब परसेंटेज कैसे बनाएंगे? रिएक्शन तो ये है कि वो गैस O2 के साथ ट्रीट कर रही है, CO2 और H2O बना रही है। तो अब हमें ये पता, और CO2 कितना बना रही है तो 3.38, ठीक है। हाँ, H2O कितना बना रही है तो 0.690, ये H2O इतना पानी बना रही है। अब देखो, अगर मैं केवल CO2 को लूँ, केवल CO2 को, तो ये CO2 कितना है, ये CO2 अभी हमने पिछले वीडियो में मोल्स सीखे थे। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 1 मोल। तो ये CO2 कितना है, 1 मोल। अब ये 1 मोल CO2 कितने मोल कार्बन से मिलकर बना है, तो ये 1 मोल CO2 1 मोल कार्बन से मिलकर बना है, और 1 मोल O2 का एक मॉलिक्यूल है। देखो, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है और O2 मॉलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ 2 लगाऊं तो ये 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये एक एलिमेंट ऑफ कार्बन और एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 से मिलकर बना है। यही तो है इसका मतलब। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये अब कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल CO2 है ये, तो 1 मोल CO2 का मतलब अगर मैं इसका मास निकालूं तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी ये हो गया 44। ये 1 मोल है, और 1 मोल CO2 का मास, मैं कह रहा हूँ 1 मोल CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम। और 44 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन है और कार्बन का मास कितना होगा 12, यानी 44 ग्राम CO2 कितना कार्बन को कंटेन करती है, 12 ग्राम को। तो बस यही बात पकड़नी है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, 44 ग्राम CO2 कंटेन्स कार्बन। या आप ऐसे ना समझ रहे हो तो आप ऐसे समझ लो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, और तब ये होगा 44 ग्राम। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 44 ग्राम CO2 कितने कार्बन से मिलकर बनी है, 12 ग्राम से। तो ऐसे आप कर लो। तो मैं क्या लिखूँ, 44 ग्राम CO2 कंटेन्स कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 44 ग्राम CO2 12 ग्राम कार्बन से मिलकर बनी होती है। 1 ग्राम CO2 विल कंटेन कार्बन इज इक्वल टू 12/44। और हमारे पास कितने ग्राम CO2 है, हमें इतने ग्राम CO2 में देखना है कि कितना कार्बन है। तो हम लिखेंगे 3.38 ग्राम CO2 विल कंटेन्स कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू 3.38। बताइए, हमें CO2 का अमाउंट दिया है या नहीं दिया? CO2 का अमाउंट 3.38 दिया है और हमने यहाँ रख दिया। तो आप देखिए 3.38 ग्राम में कितना कार्बन होगा, ये हम लोगों को सीधा सीधा सा यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्लियर होती है बात? चाहे आप इसे यहाँ डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, या अभी आगे कर लेंगे इसी तरीके से। या चलो अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड और सॉल्व करूँ तो ये 2 से जाएगा 6 टाइम, और ये 2 से जाएगा कितने बार, 22 बार। ठीक है, फिर इसको 2 से काट दो 3 टाइम्स, फिर इसको 2 से काट दो 11 टाइम्स। 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसकी तो ये हो जाएगा 3 × 3.38/11। ठीक है, अब आप इसको करोगे तो 3 8 जा हो जाएगा आपका 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, और 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 2 10.11 डिवाइडेड बाय 11 आएगा या नहीं आएगा? जब आप इसको करोगे तो ये आप जब ये आपकी डिजिट आ गई 10.14/11, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी डिजिट आएगी 0.9218। मीन्स इन शॉर्ट फाइनल आपकी डिजिट क्या है, तो फाइनल डिजिट है आपकी 0.9218। ये आपकी फाइनल डिजिट है इसको डिवाइड करके। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या निकला कि 3.38 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन है, 0.92 ग्राम कार्बन। कार्बन का भी मास आया, परसेंटेज नहीं आई है। इसी तरीके से मास की परसेंटेज हम बना सकते हैं, हमने मास परसेंटेज आती है 9th में हमने सीखी है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के अंदर यानी वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर देखिए कितना हाइड्रोजन है, तो वही काम करना है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, ये बना होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 2 ग्राम, ये 16 ग्राम, तब ये कितना हुआ होगा 18 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि 18 ग्राम का हाइड्रोजन कितने ग्राम
18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था? 2 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ 18 ग्राम H2O कंटेन्स हाइड्रोजन। 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन कंटेन करता है? 2 ग्राम। 1 ग्राम H2O विल कंटेन 2/18। और हमें कितने ग्राम चाहिए? हमें कितने ग्राम दिया है? 0.690 ग्राम H2O विल कंटेन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 इंटू 0.690। होगा या नहीं? शायद यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। चलो, तो क्या होगा? 0.690 ग्राम H2O विल कंटेन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.690 कितना? तो ये हो जाएगा 2/18 इंटू 0.690। होगा या नहीं? अब आप इसको भी डिवाइड, ये 2 से सीधा 9 टाइम चला गया और इसको आप काटोगे तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपका 0.0769 के आसपास। ठीक है, तो ये कितना आ गया? इतने ग्राम हमारे पास कौन आ गया? इतने ग्राम हमारे पास आ गया बच्चों हाइड्रोजन। यानी इतना ग्राम तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, इतने ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर इतना हाइड्रोजन है, और इतने ग्राम CO2 के अंदर इतने ग्राम हमारे पास कितना है? कार्बन है। इतना ग्राम हमारे पास क्या है? कार्बन है। इतना हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। चलिए, हमें यहाँ स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए, हम इनको रब कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ कार्बन, ये दो आ गए। जब कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया तो अब हमारे पास एक काम आसान हो गया, और वो क्या है? तो वो देख लेते हैं। अब मास ऑफ कार्बन, अब अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी हो तो पहले हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, टोटल मास कितना है। कार्बन, भाई ये फॉर्मूला किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। वो गैस किससे मिलकर बनी है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कितनी कार्बन और कितने हाइड्रोजन का सम कर दें तो गैस टोटल मास आ जाएगा हमारे पास। टोटल मास ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ कार्बन, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, टोटल मास, शायद ना दिख रहा हो, टोटल मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। और मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन को आप रखोगे तो ये आएगा 0.9218, और 0.0769 को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.9985। यानी इतना मास है गैस का, टोटल मास। अब मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपने 9th में सीखा था मास परसेंटेज निकालना। कैसे? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मुझे निकालनी है तो जिसकी मास परसेंटेज निकालनी होती है उसका मास ऊपर, यानी मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास और इनटू 100 करते हैं। यानी तो मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है? कार्बन का मास कितना है हमारे पास? 0.9218। टोटल मास कितना अपॉन टोटल मास कितना है? तो टोटल मास है हमारे पास 0.9985 और इंटू 100। जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 92.318%। ये किसका परसेंटेज आई है? कार्बन की परसेंटेज आ गई। इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालें तो इस बार मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रखेंगे और हाइड्रोजन का मास क्या है? ये रहा, तो 0.769 अपॉन टोटल मास कितना है? ये रहा 0.9985 और इंटू 100। इसको आप करोगे तो जब आप इसको इससे करोगे सीधा 100 इधर, ये ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा 7.682%। तो ये आ गई हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो इस तरीके से आपके पास परसेंटेज भी आ गई, और अगर अब आप परसेंटेज आ गई है अब तो हम चार्ट इजीली फॉर्म कर लेंगे। तो चार्ट बनाने के लिए जनरली हम क्या करेंगे? तो चार्ट बनाने के लिए हमें अभी स्पेस हमारे पास कम है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ। अब हम बनाएंगे चार्ट, और चार्ट से आगे अपना न्यूमेरिकल को प्रोसीड कराएंगे। अब चार्ट बना के न्यूमेरिकल को जब प्रोसीड कराएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या? हम वही लिखते हैं एलिमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट के बाद हमारे पास होती है परसेंटेज के बाद हमारे पास होता है मोलर मास। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एलिमेंट, फिर उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद मोलर मास, ठीक है, या मोलिकुलर मास,
उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करनी होती है, उसके बाद हमें करना है आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद देखते हैं हम लोग बच्चों होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ये देखते हैं, ये हमारा चार्ट होता है। चलिए हो गया काम। अब एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे पास, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। परसेंटेज कितनी आई है कार्बन की, तो 92.318%, ठीक है। और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आई है हमारे पास, 77.682%, ठीक है। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास, 92.318 को डिवाइड कर दो आप 12 से, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे कर सकते हो कि आप 7.682 को डिवाइड कर दो आप 1 से, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो सीधा सीधा सा यही आने वाला है 1.6782, ठीक है। और 92 को इससे करोगे तो आप कर लो 92 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो 12 7 जा ऑलमोस्ट 84 तक ही जाएगा, 0.318 है ही, कितना बचेगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए 6 और 2 8 बचेगा, 8.318, ठीक है। पॉइंट अगर आप यहाँ लगाएं तो ये 83 हो गया, और 83 हो गया तो ये 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 6 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 72, ठीक है। 72 पॉइंट तो हट गया अभी, ठीक है। 72 हो गया, और 72 में आपका ये फिर आप इसमें से माइनस, और ये हो गया 1, ऊपर से तरफ 1, तो ठीक है। और ये आपका चला जाएगा 12 5 12 384 12 96 12 निम्मा 108, तो ये 9 टाइम चला जाएगा 108, और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहीं तक निकाल लेते हैं 2 डिजिट तक, 7.69 तक, ठीक है। तो 7.69 आ रहा है इसको डिवाइड करके, तो ये आ गया आपका 7.69। सिंपलेस्ट रेशियो क्या कहता है, जो डिजिट छोटी हो दोनों को उससे डिवाइड कर दो, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, किसी को किसी से भी डिवाइड कर दो। 7.69 डिवाइडेड बाय 7.69, और 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68, या 68 से कर दो चलो, ठीक है। ऑलमोस्ट 1, तो होल नंबर क्या आ गया 1 1। अब इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो इंपेरिकल फार्मूला कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंपेरिकल फार्मूला तो आ गया हमारे पास CH। हो गया यहाँ तक, चलिए भाई इतना आप लोगों ने कर लिया। अब इंपेरिकल फार्मूला के बाद बारी आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते थे, तो हम निकालते थे n फैक्टर, और n फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास होता था मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इस बार न्यूमेरिकल में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछा है, तो पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तभी तो हम n फैक्टर निकाल पाएंगे। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, तो अब देखो मोलर मास निकालने के लिए हमें क्या हिंट दिया है, तो हमें हिंट दिया है ये, अब वॉल्यूम से लेके यहाँ तक पढ़ना है हमें। अब वॉल्यूम ऑफ STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 11.6 ग्राम, इसका वेट 11.6 ग्राम होता है, यानी STP पर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम, यानी STP पर किसी उस गैस का वेट कितना है 11.6 ग्राम है, कि कब STP पर। और STP पर कोई सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, तो STP पर 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है 22.4 लीटर होता है या नहीं होता है, बताइए होता है या नहीं होता है। तो क्या है STP पर पूछा गया है, अ वॉल्यूम ऑफ STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या लिखेंगे हम, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। A volume of 10 liter, volume of 10 liter, volume of 10 liter of this STP
तो इंपेरिकल फार्मूला हमारा CH आ गया। इंपेरिकल फार्मूला निकालने के बाद हम करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए n फैक्टर, और यहाँ हमें यानी n फैक्टर। अब जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है n फैक्टर, और n फैक्टर कैसे निकालता है, तो वो मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से निकलता है, और हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास। और अगर हमसे पूछा गया तो हम कैसे निकालें, तो हमें एक नई लाइन दी है, यहाँ से ये लाइन को देखना है। अब वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, 10 लीटर वॉल्यूम, 10 लीटर वॉल्यूम कहाँ पर, STP पर, एट STP पर 10 लीटर वॉल्यूम STP पर, गैस का 10 लीटर वॉल्यूम STP पर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये गैस का 10 लीटर गैस का वेट जो होता है, 10 लीटर गैस का वेट उन्होंने हमें दिया है 11.6 ग्राम। वो कह रहे हैं STP पर इस गैस का 10 लीटर गैस का वेट 11.6 ग्राम होता है। ठीक है, तो STP पर कितना होता है 11.6 ग्राम। 1 ग्राम 1 लीटर गैस का एट STP पर वेट कितना होगा भाई, 1 लीटर का होगा आपके पास 11.6/10। और हमें क्या निकालना है, मोलर मास, मोल। तो और हमें पता है STP पर 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो हमें किसका देखना है, 22.4 लीटर में। तो हम क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर गैस एट STP will contain weight is equal to 11.6/10 into 22.4 लीटर होगा। यानी जब आप इसको ऑल ओवर करके लाओगे तो ये हो जाएगा 25.98 समथिंग, 25.98 ग्राम। अब देखिए ये कितना है, 22.4 लीटर कितना होता है, 1 मोल, और ये क्या है ग्राम में, तो क्या है ग्राम पर मोल कितना है 25.98, यानी 25.98 को अप्रॉक्स में क्या कह दूँ 26 ग्राम। तो ये क्या है 1 मोल का मास, और इसी को तो बोलते हैं ग्राम पर मोल, मोलर मास। यही तो है मोलर मास, 1 मोल का मास को क्या बोल रहे हैं, मोलर मास। तो आ गया हमारे पास मोलर मास। अब अगर हमारे पास मोलर मास आ गया है, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। मोलर मास हमारे पास आ गया 26 ग्राम। अब मोलर मास आ गया तो हम फिर आगे कर सकते हैं कैसे, अब हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो n फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, मोलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास अभी हमने STP पर निकाला 26 ऑलमोस्ट, तो मैंने लिख दिया 26। इम्पेरिकल फार्मूला ये रहा हमारे पास, इसका मास कितना होगा 12 + 1 यानी 13। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास है 13, सीधा 2 टाइम्स जाएगा, तो n फैक्टर हमारे पास कितना आ गया 2। और अब हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, और n कितना आया हमारे पास 2, और इम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारा CH। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा C2H4, दैट इज़ द गैस। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, हमसे 3 चीज़ें पूछी थी, इम्पेरिकल फार्मूला ये रहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा, मोलर मास ये रहा 26 ग्राम। तो तीनों आंसर हमारे इजीली फाइंड हो गए। इस तरीके से हम इम्पेरिकल फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी आप इसको समझिए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस पेपर दिया है, आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।